नमस्कार मित्रों। आज फिर हम एक वीडियो लेकर आपके बीच आ रहे हैं। अभी तक हमने 3 लेक्चर डाला था इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और वो तीनों ही लेक्चर बीकॉम डिग्री 2 के छात्रों, विशेषकर बीकॉम डिग्री 2 के छात्रों, CA, CS, CMA के फाउंडेशन कोर्स के छात्रों के लिए अधिक उपयोगी है। लेकिन कई सारे मेरे प्यारे बच्चे फ़ोन के माध्यम से, अन्य माध्यमों से हमको सूचित किया कि 12वीं के बच्चे ज़्यादा अफ्रेड हो रहे हैं, डिग्री के बच्चे ज़्यादा मैच्योर्ड हैं, वो परिस्थितियों को समझते हैं और इसे झेलने का बेहतर प्रयास करते हैं। लेकिन 12वीं के बच्चे जो कंपैरेटिवली, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा कि मैच्योर्ड नहीं होते, बहुत मैच्योर्ड होते हैं आज के बच्चे। मैं तो 20 वर्षों से बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि आज के बच्चे बहुत ही समझदार और कुशल होते हैं। बस आवश्यकता है उन्हें एक बेहतर माहौल देने की, एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने की, इसकी ज़रूरत ज़रूर है। खैर, 12वीं के बच्चों की इच्छा थी कि मैं उनके लिए कुछ क्लासेस लेकर आऊँ, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बीकॉम डिग्री 2 और 12th दोनों बच्चों के लिए कुछ न कुछ क्लास लेकर आऊँ। ये निरंतर मेरा प्रयास होता रहेगा। आज मैं NPO के ऊपर चर्चा करना चाह रहा हूँ, अकाउंटिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों की इच्छा है कि मैं इस पर लेक्चर दूँ उन्हें, तो मैं प्रयास करता हूँ कि आज उसे इस विषय को समझा सकूँ। 12th में अकाउंटिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन महत्वपूर्ण चैप्टर है, और दूसरा दृष्टिकोण भी है इसके अध्ययन का कि एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत व्यापारिक संगठनों के अकाउंटिंग प्रक्रिया को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंटिंग प्रोसेस को हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन अकाउंटिंग ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी उपयोगी है, और के लिए काफ़ी उपयोगी है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को भी हमें समझना चाहिए। 11th तक बच्चों के द्वारा जर्नलाइजेशन या फिर सब्सिडरी बुक्स मेंटेनिंग, प्राइमरी बुक्स के रूप में, सेकेंडरी बुक्स के रूप में लेजर पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग, फिर फाइनल अकाउंट के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस या फाइनल अकाउंट जैसे चैप्टर पढ़ चुके रहते हैं। लेकिन हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के भी फाइनल अकाउंट प्रोसीजर्स को समझें जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए एस्टैब्लिश नहीं हुई है, जो ऑर्गेनाइजेशन सोशल वेलफेयर के लिए ऑर्गेनाइज हुई है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को भी समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हम चर्चा करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस 2 प्रकार का हो गया, एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस और अनदर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जिसे हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या नॉन गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे नामों से भी जानते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है, उसका अकाउंटिंग प्रोसीजर्स बहुत जटिल नहीं होना चाहिए, इसलिए कि यदि उसके अकाउंटिंग प्रोसीजर्स बहुत अधिक जटिल होंगे तो दान एवं चंदे से जो संस्था स्थापित की गई है उसका अकाउंटिंग प्रोसीजर्स ऐसा हो जो एक्सपेंसिव हो, टाइम टेकिंग हो, तो वो दान या चंदे के पैसे से समाज सेवा में जो उपयोग होने योग्य है उसका प्रयोग अकाउंटिंग करने में भी उन्हें करना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये ड्यू प्रोसेस एक्सपेंसिव होगा। अतः विद्वानों ने इसके लिए ऐसी पद्धति प्रचलित की है जो डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत जो अकाउंटिंग रखा जाता है उसकी तुलना में कम एक्सपेंसिव भी है, और इससे इसके पारदर्शिता पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए ऐसी पद्धति को मान्य माना गया है।
तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अकाउंटिंग प्रोसीजर्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संगठन का अकाउंटिंग प्रोसीजर्स कैसा होता है। गैर व्यापारिक संगठन है क्या, क्यों इसकी आवश्यकता होती है। पहले चरण में हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसी संस्थाएं क्यों बनाई जाती है, ऐसी संस्थाएं क्यों एस्टेब्लिश होती है जो व्यापारिक संगठन भी नहीं है और पूरी तरह से गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज डिपार्टमेंट भी नहीं है। तो ऐसी संस्थाओं का क्या उपयोग है। सरकार कई समाज कल्याण संबंधी योजनाएं लाती है, सोशल वेलफेयर स्कीम्स चलाती है। अभी खास करके इस पेंडेमिक के दौर में कई सोशल वेलफेयर प्लान चल रहे हैं गवर्नमेंट के, और वो नितांत आवश्यक है, मानवों की रक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है ये प्लान्स। तो ऐसे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, ऐसे प्लान को इंड यूजर्स तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज का इस्तेमाल तो करती ही है, साथ में ऐसे मेन पावर्स की भी उसको जरूरत होती है, गवर्नमेंट को भी। और या फिर सामाजिक रूप से भी ऐसा निर्णय लिया जाता है कि ऐसा मेन पावर एक ऑर्गेनाइजेशनल शेप में आए जो इन योजनाओं को इंड यूजर्स तक पहुंचा सके। या फिर यदि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को इकोनॉमिक हेल्प मिले, आर्थिक सहायता मिले, तो निश्चित है कि यह एक बेहतर काम कर पाएगी। वैसे विगत दिनों में भारत में एनजीओ का इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को कई प्रकार की बदनामी झेलनी पड़ी। इसमें कई सारे एनजीओ को एक साथ बंद किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि वो फाइनेंशियल क्राइम में संलिप्त पाई गई। जो रिस्ट्रिक्टेड फाइनेंशियल प्रोसीजर्स है, जो माल प्रैक्टिसेस के अंतर्गत आता है, ऐसे प्रैक्टिसेस को अपनाया गया है एनजीओज के द्वारा। बहुत सारे एनजीओ, वैसे यह कहने में हमें कोई संकोच नहीं कि कई सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ऐसे एनजीओज हैं जो अपने स्थापना के मूल उद्देश्य को पूरी तरह से सार्थक कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं। तो मेरा कतई ये कहना नहीं है कि एनजीओ अपने उद्देश्य से भटक चुकी है और अब एनजीओ अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं करती, ऐसा नहीं करना चाहता मैं। तो सोशल वेलफेयर प्लान किन क्षेत्रों में ज़्यादा चलाया जाता है। वैसे ये किसी भी सेक्टर के लिए काम कर सकती है, लेकिन हेल्थ, सोशल एजुकेशन सिस्टम, उसके बाद न्यूट्रिशन, जिस एरिया में कम है, जहाँ कुपोषित बच्चों या परिवारों की संख्या अधिक है, ऐसे क्षेत्रों में भी काफ़ी सराहनीय काम किया गया है। गवर्नमेंट के फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स में एनजीओज का बहुत बड़ा रोल रहा है। गवर्नमेंट के मोतियाबिंद संबंधी कार्यक्रमों में बहुत ही सार्थक पहल रहा है एनजीओज का, बहुत ही सहयोगात्मक पहल रहा है एनजीओज का इसको बढ़ावा देने में। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करें और साथ में इंटरटेनमेंट सेक्टर में भी काम करें, कई सारे सेक्टर्स हैं जिसमें ये ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है। ये समाज कल्याण का उद्देश्य होता है इसका। हम लोग बखूबी जानते हैं कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट टाइप, यदि इंटरटेनमेंट से, प्ले से, गेम्स से रिलेटेड हो तो डिफरेंट टाइप के गेम्स के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है। बहुत सारे गेम्स के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है। आप सभी बेहतर जानते हैं कि आपका बीसीसीआई एनजीओ है। तो इस तरह से इंटरटेनमेंट सेक्टर में किया जाने वाला काम, एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेज, कई स्कूल कॉलेज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं एनजीओज के द्वारा। रिसर्च सेंटर्स या फिर कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, ये सभी एनजीओज के द्वारा एजुकेशन में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। हेल्थ सेक्टर में चर्चा कर ही चुके हैं। तो हॉस्पिटल, क्रिकेट क्लब, फुटबॉल क्लब या फिर इस तरह से एजुकेशन के क्षेत्र में एनजीओ के द्वारा संचालित
प्राइमरी, मिडिल एजुकेशंस या फिर टेक्निकल एजुकेशंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस बखूबी काम करते हैं सोशल सर्विसेज के लिए। अब हम लोगों को एनजीओ से निकल करके आ जाना चाहिए कि उसके अकाउंटिंग प्रोसीजर्स पर, क्योंकि हमारे अध्ययन का मूल उद्देश्य यही है कि अकाउंटिंग प्रोसीजर्स कैसे फॉलो किया जाता है एक एनजीओ के अंतर्गत। हमने एक छोटा सा कंपैरिजन करने का प्रयास किया है। हम चाहेंगे कि आपका कंसंट्रेशन इधर हो। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस प्राइमरी बुक दोनों में मेंटेन किए जाते हैं। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में सब्सिडरी बुक बनाया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। लेकिन एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो सामान्यतया अकाउंटिंग प्रक्रिया को अपनाती ही है कैश ट्रांजैक्शंस के रूप में, प्रायः वो कैश ट्रांजैक्शंस में ही डील करती है, तो कैश बुक प्राइमरी बुक के रूप में उसके लिए काफ़ी है। उसे गुड्स परचेज नहीं करने हैं, उसको गुड्स सेल नहीं करना है, जिसके लिए परचेज बुक या सेल्स बुक जैसे बुक्स मेंटेन करने होंगे, और इस सबसे इतर कि उसे क्रेडिट में ट्रांजैक्शंस करनी ही नहीं है, तो फिर वो क्रेडिट बुक्स क्यों मेंटेन करेंगे। तो इसलिए सिर्फ कैश बुक मेंटेन जनरली किया जाता है। यदि बहुत ज़रूरत हुई, एक आध क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हुआ, तो ऐसे के लिए वो अलग बही में नोटिंग के रूप में उस इंफॉर्मेशन को रख लेती है। सेकेंड स्टेज में जब आते हैं हम लोग, सेकेंडरी बुक्स मेंटेन किया जाता है जब, तो एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वेरियस टाइप्स ऑफ लेजर प्रिपेयर करती है, जो उसके सब्सिडरी बुक्स से तैयार करना जरूरी है। ऐसे बहुत सारे लेजर्स ओपन करती है, ये सैकड़ों और हजारों की संख्या में हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत सारे खाते खोले जाते हैं। लेकिन एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस इन सारे लेजर्स, वैसे हो सकता है यदि वो एक बिग स्ट्रक्चर हो, उसे नीड हो कि वो सेपरेट अकाउंटिंग ओपन करे, तो फिर वो ऐसा कर सकती है। लेकिन जनरली यही देखा जाता है कि एक बड़े आकार का भी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे लेजर मेंटेन करने के लिए बाध्य नहीं है। वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर लेती है। तो चूंकि उसके यहाँ तो जनरली कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, क्रेडिटर्स के बहुत सारे अकाउंट बनते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में, और कोई क्रेडिटर होता नहीं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में। डेटर्स के बहुत सारे खाते खोले जाते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में डेटर होता ही नहीं है। इसलिए बहुत अधिक खाते आवश्यक नहीं है यहाँ। और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट यदि मेंटेन कर लिया जाए तो लेजर का ऑब्जेक्ट कमोबेश पूरा हो जाता है। इसके बाद जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की बारी आती है, तो थर्ड स्टेज जिसको हम लोग समराइजेशन कहते हैं, समराइजेशन के अंतर्गत हम सभी जानते हैं कि हर एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के क्रम में सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। दूसरा, पोजीशन स्टेटमेंट जानने के लिए बैलेंस शीट बनाया जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशंस को, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस को भी इसकी जरूरत है। हाँ, वो ट्रेड तो करती नहीं कि उसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। प्रॉफिट अर्न करना उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन ओवरऑल एक असेसमेंट तो करना ही होगा कि ऑर्गेनाइजेशंस कितना अर्न कर रही है और उसमें से कितने एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उसके, ये असेसमेंट तो करना ही होगा। और यदि ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ सोचती है तो निश्चित रूप से उसे डिफरेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यदि ये सरप्लस के रूप में हो तो वो एकॉर्ड करना ही होगा
तभी इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकती है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, और उसके साइज बड़े हो सकते हैं। तो इस असेसमेंट के लिए वो जो अकाउंट प्रिपेयर करती है, स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है, उसको ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट का नाम नहीं दे सकती, तो उसका नाम दिया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस स्टेटमेंट का नाम दिया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पर्पस एकदम क्लियर हुआ कि इसमें कंपैरिजन यानी मैच अकाउंटिंग के मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करके इनकम और एक्सपेंडिचर को मैच कराया जाएगा, और यह एसेस करने का प्रयास किया जाएगा कि इनकम एक्सपेंडिचर से सरप्लस है या नहीं। तो ये आवश्यक है। एंड देन पोजीशन जानने के लिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में भी स्वाभाविक रूप से बैलेंस शीट बनाना होगा। तो बैलेंस शीट ये अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को कंपेयर किया हमने देखा कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे अकाउंटिंग किया जाता है, कौन कौन से स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं। इन दो विषयों में तुलनात्मक अध्ययन किया। अब थोड़ी सी चर्चा हम चाहते हैं कि हम लोग इस विषय में करें कि कैपिटल और रेवेन्यू क्या है। ऐसा इसलिए करें कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस कैपिटल इनकम को लिएबिलिटी की तरह मानती है, जो कॉमन सेंस है, अकाउंटिंग का मूलभूत सिद्धांत है कि कैपिटल इनकम जो होता है वो लिएबिलिटी की तरह होता है। तो एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कैपिटल इनकम को लिएबिलिटी मानती है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को एसेट्स की तरह ट्रीट किया जाता है। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में भी यही होता है। लेकिन हम कहना ये चाह रहे हैं कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, ये सहजता से तय किया जा सकता है। लेकिन एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, इसमें थोड़ी सी असहजता जरूर उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के इस सिद्धांतों का जो अकाउंटिंग का पॉलिसी फ्रेमिंग होगा वो बोर्ड ऑफ मैनेजिंग बोर्ड के द्वारा होगा। तो मैनेजिंग बोर्ड निश्चित रूप से ये डिसाइड करने में सक्षम होगी कि हम अकाउंटिंग के अंतर्गत कैपिटल आइटम्स में किसको ट्रीट करेंगे और रेवेन्यू आइटम्स में किसको ट्रीट करेंगे। तो ये निर्णय लेने का उसका अधिकार स्वतंत्र होता है। हम लोग ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में यूजुअली मान लेते हैं कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल इनकम है, ये रेवेन्यू इनकम है। तो थोड़ा सा इसे निर्णय करने में हम लोगों को समझना होगा। एक पहलू ये है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि वैसे तो हम उम्मीद करते हैं कि 11th में फाइनल अकाउंट के अंतर्गत आप कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में डिटेल में पढ़े ही होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार ओवरव्यू कर लें कि कैपिटल और रेवेन्यू को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो 4 आधार में बताना चाहता हूं इसका। सबसे पहले पेरियोडिसिटी, पीरियड के आधार पर भी ये डिसीजन किया जाता है। ये वैसे ये 4 ही कंसेप्ट हैं और अकाउंटिंग बाध्य है इन चारों सिद्धांतों के अनुपालन के आधार पर ही कैपिटल और रेवेन्यू को आइडेंटिफाई करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये साइज ऑफ कंसर्न्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंसर्न्स, एरिया ऑफ कंसर्न्स के आधार पर वेरी करती है। खैर जो भी हो, कैपिटल एंड रेवेन्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए एक थ्योरी बना सकते हैं हम लोग, एक प्रिंसिपल मेजर करने का ये भी बना सकते हैं, एक स्केल बना सकते हैं कि आखिर पेरियोडिसिटी क्या है किसी इनकम या एक्सपेंडिचर। यदि इनकम और एक्सपेंडिचर विद इन 12 मंथ्स अर्थात फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत ही कंज्यूमेबल होगा, कंज्यूमेबल नेचर का होगा,
तो ऑब्वियस है वो रेवेन्यू आइटम्स की तरह हम उसे सोचेंगे, ट्रीट करेंगे अदर मेजर्स को देखने के बाद। दूसरा, यदि 12 मंथ से बड़े अवधि के लिए वो कैपिटल इनकम है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू इनकम है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये मेजर करने के लिए आवश्यक रूप से हम ये देखेंगे कि इसका पीरियड क्या है। तो यदि 12 महीने से अधिक की अवधि तक सस्टेनेबल है, इनकम हो या एक्सपेंडिचर हो, तो फिर हम उसे कैपिटल इनकम या कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में ट्रीट करते हैं। 12 महीने से कम होता है तो उसे सामान्यतः रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में ट्रीट किया जाता है। दूसरा मेजरमेंट का स्केल कि रेवेन्यू है या कैपिटल है, इसको हम लोग इस तरह से भी जान सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो दूसरा मेजर है प्रॉफिटेबिलिटी, कि पर्टिकुलरली किसी आइटम, चाहे वो इनकम हो या एक्सपेंडिचर हो, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है करेंट ईयर के प्रॉफिट अर्निंग में, करेंट ईयर के सरप्लस अर्निंग में उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। यदि वो वर्तमान वर्ष के ही प्रॉफिट को रेज करने के लिए उपयोग में आया है तो रेवेन्यू आइटम माना जाएगा। लेकिन ऐसा कोई आइटम, चाहे रेवेन्यू इनकम हो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, कैपिटल इनकम हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, अर्थात ऐसा कोई भी आइटम जो फ्यूचर के प्रॉफिटेबिलिटी में भी कंट्रीब्यूट करेगा, तो फिर उसको हम लोग कैपिटल आइटम के अंतर्गत रखते हैं। तो दो मेजर हुआ, एक बेस्ड ऑन पीरियोडिसिटी, दूसरा बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। तीसरा मेजर नेचर, यदि कोई आइटम्स रेकरिंग नेचर का है, वो व्यवसाय में एक नियमित अंतराल के आधार पर रेकरिंग होता है, तो ऐसे आइटम्स को हम लोग रेवेन्यू आइटम्स के कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन जिसमें इरेगुलरिटीज होती है, रेकरिंग नेचर का नहीं होता है, जैसे अब बिल्डिंग बनाया तो कई वर्षों तक उसका उपयोग करेंगे, जैसे फर्नीचर खरीदा तो कई वर्षों तक उसका उपयोग होगा, तो ऐसे आइटम्स जो नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं उसको कैपिटल आइटम्स के रूप में देखा जाता है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे चौथा आधार। तो मेटेरियलिटी भी एक मूल आधार है कैपिटल और रेवेन्यू को डिसाइड करने में। यहाँ वैसे मेटेरियलिटी शब्द का शाब्दिक हिंदी सारता होता है, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य है यहाँ कि फिजिकल या मॉनेटरी अपीयरेंस क्या है, मेटेरियलिटी को मेजर करने के लिए यहाँ यही सेंस लगाएंगे। अर्थात वैल्यूज के आधार पर भी डिसाइड किया जाता है। इस चारों में से कोई कंप्लीट आधार नहीं है कि ऐसा कुछ होगा तो उसे रेवेन्यू मानेंगे और ऐसा कुछ होगा तो उसे कैपिटल मानेंगे। ये चारों आधार अपनाए जाते हैं यह निर्णय करने में कि इसे कैपिटल माना जाए या रेवेन्यू माना जाए। इससे ज़्यादा इसको खींचने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग मोटे तौर पर चले आए हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले अकाउंट्स, इसके अंतर्गत जो स्टेटमेंट तैयार करते हैं, अकाउंट्स जो तैयार करते हैं, उसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ये है क्या, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहली बात कि ये समरी की तरह हो गया कैश बुक का, कैश अकाउंट का। ऑब्वियस है कि ये रियल अकाउंट नेचर का हो गया, और रियल अकाउंट नेचर का हुआ तो डेबिट में सारे रिसिप्ट को लिखेंगे। अब यहाँ ये कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप रेवेन्यू आइटम को लिखेंगे या कैपिटल आइटम को, कोई भी रिसिप्ट हो, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा। उसी तरह कोई भी आउटगोइंग एक्सपेंडिचर हो, चाहे उसका नेचर कैपिटल हो या रेवेन्यू हो, बस कैश में होना चाहिए, बस कैश में होना चाहिए, ये एसेंशियलिटी है। लेकिन यदि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में बिल्डिंग खरीदने के लिए काम आया है या फिर सैलरी देने के काम आया है, हर एक दशा में उसे रिकॉर्ड करेंगे। अर्थात रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जब बनाएंगे हम लोग, तो स्वाभाविक है रियल अकाउंट होने के चलते इसके डेबिट में हर एक प्रकार के रिसिप्ट को लिखेंगे और क्रेडिट में हर एक प्रकार के पेमेंट को लिखेंगे। इसमें यह नहीं देखेंगे हम लोग कि वो कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल पेमेंट है या रेवेन्यू पेमेंट है। हम यह भी नहीं देखेंगे कि ये रिसिप्ट
ईयर से रिलेटेड है ये देखने की आवश्यकता नहीं है हमको रिसीव पेमेंट अकाउंट लिखने में। कारण किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, बट रिसीव इस करंट ईयर में हुआ हो, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है, तो फिर निश्चित रूप से वो रिसिप्ट है और उसे डेबिट करेंगे, चाहे उसका वो पिछले यानी 4 साल पुराना इनकम क्यों ना हो। करेंट ईयर में रिसीव हुआ तो डेबिट में लिखेंगे रिसीडेंट पेमेंट अकाउंट। तो ये भी नहीं देखना है कि वो किस ईयर से रिलेटेड है, ये भी नहीं देखना है कि कैपिटल है या रेवेन्यू है, ये भी नहीं देखना है कि वो किस ईयर से रिलेटेड है। ये एकमात्र बात ध्यान देनी है कि कैश में रिसिप्ट हो या कैश में पेमेंट हो। अब स्वाभाविक रूप से यदि कैश ट्रांजैक्शंस, हम लोग यहाँ कैश ट्रांजैक्शंस का मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, तो मान लो प्योर कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ऑब्वियस है रिसीव पेमेंट अकाउंट का या तो कोई बैलेंस नहीं होगा और होगा तो डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि कैश तो एसेट भी है और रियल अकाउंट का या तो डेबिट बैलेंस होगा या बैलेंस नहीं होगा। बिल्डिंग हमारे पास निगेटिव में है, ये सेंसलेस बिना सेंस का बात हो गया। तो ये कहना चाह रहे हैं हम कि रियल अकाउंट का बैलेंस जब भी होगा या तो डेबिट बैलेंस होगा या बैलेंस नहीं होगा। तो उसी तरह रिसीट पेमेंट अकाउंट में यदि सब कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया गया है, कंसर्न सिर्फ कैश में ऑपरेट करती है तो डेबिट बैलेंस होगा। यदि कैश और बैंक दोनों में ऑपरेट करती है तो कैश कॉलम का तो निश्चित रूप से डेबिट बैलेंस होगा या कैश का डेबिट बैलेंस होगा। बैंक ट्रांजैक्शंस के संबंध में दोनों बातें हो सकती है। यदि बैंक बैलेंसेस शो कर रहा है कंसर्न तो डेबिट बैलेंस होगा, यदि ओवरड्राफ्ट है कंसर्न के ऊपर में तो बैंक का क्रेडिट बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट के रूप में भी हो सकता है। इस तरह से रिसीट एंड पेमेंट के ये गुण हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कंप्लीट होने के बाद हम लोग तीसरे चरण में आते हैं, समराइजेशन। अब एनपीओ से संबंधित बाकी बातें अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। 2 क्लासों में हम एनपीओ को पूरा कर लेंगे, ये भरोसा है हमें। अगले क्लास में ये पूरा हो जाए। थैंक यू।